स्वस्तिका क्लासेस की इस पावन धरती पे आप सभी का स्वागत है। आज से फिजिक्स क्लास 12th स्टार्ट हो रहा है आपका, और ये आपकी ज़िंदगी के दूसरे ऐसे ईयर की शुरुआत हो रही है जिसमें फिर से आपको अपना रिजल्ट सबको बताना होगा, पार्टी देनी होगी या कुछ दिन उम्मीद नहीं करते हैं कि इस बार आप मौका देंगे किसी को कुछ बोलने का। 10th में आपके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, रिजल्ट अच्छा आया तो वाहवाही मिली होगी, नहीं बहुत सारे लोगों ने आपकी प्रशंसा करी होगी और उन लोगों की उम्मीद भी आपसे लगी हुई है कि ये बच्चा 12th में भी अच्छा करेगा। और 10th में जिनके साथ उतना अच्छा नहीं हुआ उनसे भी लोगों को ये उम्मीद है कि चलो कोई बात नहीं, 10th में कोई बात नहीं, बच्चा है 12th में अच्छा करेगा। तो दोनों लोगों के पास जिन्होंने 10th में अच्छा करा है उनके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अच्छे को मेंटेन रखें, और जिन्होंने 10th में अच्छा नहीं करा है उसकी तो कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 12th में अपने ऊपर लगे हुए कलंक को धोए। तो इसीलिए हम आपका रिजल्ट नहीं पूछेंगे। हम चाहते हैं कि 12th में आपको या आपके ऊपर जो लगे हुए कलंक हैं कह सकते हैं उनको आप साफ करें। मौका आपके पास यही होगा। इसके बाद का चांस कम रहता है कि आपके रिजल्ट लोग पूछेंगे या लोग बताएंगे, क्योंकि इसके बाद कंप्लीट ही स्ट्रीम बदलने वाली है आपकी। इसके बाद सबका अपना करियर अलग होगा, नहीं डिसीजन अलग होगा, तो उतना ज़्यादा लोगों को ना आपके रिजल्ट से खास इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन 10th और 12th के रिजल्ट ना आपको जिंदगी भर लोगों को बताने होंगे, लाइफ टाइम। अरे 12th में हमने इतना किया। कोई ये नहीं बताता है कि ग्रेजुएशन में हमने इतने मार्क्स लाए, या तो वो 10th का एग्जाम्पल देता है या तो 12th का एग्जाम्पल देता है। तो आपको ये दोनों बेहतर करना है। 10th तो आप दोबारा कर नहीं सकते, नहीं करना भी नहीं है, अब करना हमें 12th है, और 12th में बेहतर किया जा सकता है। आ जाओ बाबू, 12th में बेहतर किया जा सकता है। तुमको लग रहा है कि तुम नहीं, आई बात समझ में। और 12th में अभी के टाइम में अच्छा करना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस रखे पड़े हैं, आप उनको देख सकते हैं। आपके पास ढेर सारे ऐसे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं, और मार्केट में या आपके आसपास आपको उस तरह का मार्गदर्शन मिलेगा जिससे आप अच्छे रिजल्ट को कैसे अचीव कर पाए। समझ रहे हैं बात को? तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि देखो ये वाला जो टाइम होता है ना, इस टाइम में हम लोगों को ना सारा काम करना होता है। सारा काम इन द सेंस ऑफ पढ़ाई के साथ साथ मौज मस्ती भी जरूरी है, और वो करना ही है। पढ़ाई भले ही कम हो चलेगा, मौज मस्ती में कमी नहीं होनी चाहिए, और सत्य यही है, और इसमें हम रोकेंगे भी आपको नहीं। लेकिन हर कुछ का अपना एक हिसाब होता है। अगर कोई भी काम हिसाब से किया जाए ना तो सब प्रॉपरली चलते रहता है। तो हम लोगों को सारा काम करना है। पढ़ाई के टाइम में सिर्फ पढ़ाई करेंगे, मौज मस्ती के लिए बाकी का टाइम आपका। और उम्मीद करते हैं हम आपसे कि, या आप भी हमसे ये उम्मीद करिए कि आपको निराशा नहीं मिलेगी। खास करके सारे सब्जेक्ट्स में जो भी आपको पढ़ाए जाएंगे उनमें आपको निराशा नहीं मिलेगी। बस दोनों का ना साथ चाहिए। आपको भी क्लास में हमको लेके चलना है और हमें भी आपको लेके चलना है, हर इंडिविजुअल बच्चे को। तो 2-3 मुख्य बातें जो आपको हम आज बता दें कि जिसको हम लोग हर दिन फॉलो करेंगे। एक तो ये कि क्लास 40 मिनट या 50 मिनट जितने भी मिनट का क्लास होगा उसमें सिर्फ हम लोग करेंगे पढ़ाई, और कुछ उम्मीद हमसे मत रखिएगा। समझ रहे हैं? हाँ, उसके लिए फिर हम अलग से टाइम ही अरेंज कर लेंगे, उसके लिए अलग से क्लास ही अरेंज कर लिया जाएगा, और सब सारी चीजों के लिए। तो 40 या 45 मिनट का जो क्लास होगा आपका, इसमें आप कंप्लीट कॉन्शियस रहेंगे
और अगर इस 45 मिनट के क्लास में आप 45 मिनट अपने आप को क्लास में रख लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आपको दोबारा रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या एग्जाम आपका बिना रिवीजन किए भी अच्छा जाएगा। बहुत अच्छा तो नहीं जा सकता, लेकिन आपको उतना ज्यादा स्ट्रेस फील नहीं होगा अगर आप 40 मिनट 45 मिनट के क्लास में प्रॉपरली 100% अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर ले बोर्ड पे तो। और बाकी का जो रहेगा और सब एक्स्ट्रा बातें हैं वो क्लास के बाद का आपकी जिंदगी है, उसको आपको अपने तरीके से जीना, आपको जिस तरह से अच्छा लगे, हमको कोई उसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और ना हम करेंगे भी कि काहे तू रोड पे घूम रहा है रे, मार्केट में देखे मेला घूम रहा था, चौक पे काहे खड़ा था, ये सब फालतू बात है। आप लोग उतने अब बच्चे नहीं रहे कि आपको ये चीजें डांटे ही आए। तो आपकी अपनी जिंदगी है, आपका अपना डिसीजन है, लेकिन क्लास में आपको रहना है प्रेजेंट। दूसरी चीजें कि आजकल का जो ट्रेंड है कि फोन वगैरह सब आप लोग क्लास में लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, साइलेंट करके रखिएगा, ठीक है। आवश्यकता हो तो आप फोन यूज भी कर सकते हैं, जब हम आपको बोले या घर से कोई फोन आ गया या ऐसा लगा कि इमरजेंसी है तो उसमें यूज करेंगे, लेकिन एकदम इम्प्रॉपर वे में हम लोग उसको यूटिलाइज कोशिश करेंगे कि नहीं कर पाए। और बार बार ये हम बोलेंगे नहीं कि लड़का फोन अंदर रखो, आपको चलाना है आप चलाइए, हम कुछ बोलेंगे नहीं आपको, लेकिन पहले बता दिए आपको डिस्टर्बेंस होगी और आपके बगल में जो बैठे बच्चे हैं उनको भी थोड़ा दिक्कत होगा। तो इन सब चीजों को, क्योंकि ये चीजें होती है, ये चीजें हो रही होती है क्लासेस में, तो इस वजह से भी क्या होता है कि टीचर लोगों को ना कुछ नुकसान हो जाता है कि बच्चों को डांट दिया, बच्चा चला गया, बुरा मान गया, सर फोन चलाने से रोक दिए, है ना। कहाँ गया करण, क्या रे, सही बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं। तब अब बच्चा ये बात मान भी नहीं करे, हम तो सर फोन कुछ और वजह से चला रहे थे, भाई किसी वजह से चला तो रहे थे, खैर वो भी। और ये चीजें होगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि कोशिश ये करना है कि होमवर्क आपको मिलेगा, तो होमवर्क कम ही मिलेगा, इतना मिलेगा कि आप 10 20 25 मिनट अगर आप घर पे पढ़ाई कर लेना दिखाने के लिए ही। और कोशिश ये करना है कि घर वालों को ना दिखा के पढ़ें। बच्चा क्या होता है, पढ़ता है और घर वाले बोलते हैं कि पढ़ता नहीं है, तो आपको उम्मीद कोशिश करना है कि आधा घंटा 1 घंटा उस टाइम में पढ़ें जब आपके पापा मम्मी भैया सब घर में हो, और एकदम से हॉल में बैठ के पढ़िए, ताकि उसे लगे कि मेरा बच्चा पढ़ता है। इसका मतलब दोनों फायदा होगा, एक तो आप पढ़ भी लेंगे और सामने वाले को पता भी चल जाएगा। बहुत सारा बच्चा होता है कि पढ़ता है, घर वालों को पता ही नहीं चलता है, कान में हेडफोन लगा लेते हैं और पढ़ रहे होते हैं, लेक्चर देख रहे होते हैं, घर वाले बोलते हैं फिल्म देख रहा होता है, तो हेडफोन निकाल दो ना, फिर हेडफोन निकाल दिया करो। होता ही नहीं होता है। आप लोग काफी बार इस चीज के चक्कर में पड़े होंगे, आप देख रहे हैं लेक्चर और घर से पापा आए 2 थोपी लगा दी, फिल्म देखता है, तो हेडफोन निकाल दिया करो। क्या होगा, मम्मी लेक्चर सुन लेगी तो, क्या होगा पापा लेक्चर सुन लेंगे तो, कोई गलत बात तो है ही नहीं, है ना। मतलब दिखा के पढ़ने से एक फायदा ये होगा, घर वालों को लगेगा बच्चा पढ़ रहा है, आधा घंटा 1 घंटा पढ़े, घर वाले खुश, उसके बाद आप मौज मस्ती करते रहिए। तो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 12th में जो बच्चे सीबीएसई के हैं या जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड का सिलेबस थोड़ा ज्यादा है लेकिन आसान है, और सीबीएसई का सिलेबस थोड़ा सा कम है लेकिन अच्छा सिलेबस है, पढ़ने लायक सिलेबस है। तो कंसस होके पढ़ेंगे क्लास 12th में, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही अच्छा सिलेबस है क्लास 12th का, और आसान उतना ही, जितना अच्छा उतना ही आसान। क्लास 11th की रिस्पेक्ट में, क्लास 11th की रिस्पेक्ट में बहुत ही आसान सिलेबस है क्लास 12th का, कम भी है क्लास 11th की रिस्पेक्ट में। तो चिंता की कोई बात नहीं, सिलेबस हम लोग टाइम से बहुत पहले खत्म करने वाले हैं। मेरे दिमाग में जो प्लानिंग चल रहा है क्लास 12th का कि 100% 95+ रिजल्ट देने का, ऐसा हम सोच के चल रहे हैं। और अगर आप लोग साथ दीजिए तो हम लिख के आपको दे सकते हैं कि आपका 95+ रिजल्ट आएगा, कम से कम मेरे सब्जेक्ट में तो जरूर। लेकिन बस जितना कहा जाए उतना कम से कम कर लिया करिएगा रेगुलर वे में। और चाह लेने से क्या नहीं होता है, अगर आप चाह लेंगे कि 99% रिजल्ट आए तो वो भी ला सकते हैं आप। बस संकल्प आपको लेना है, निश्चय आपको करना है कि हमें किस तरह से काम करने हैं। और इसके लिए कोई जरूरत नहीं है 15 घंटा पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है इतने लंबे पढ़ने की। हाँ, पढ़ ले तो और बेटर होगा। अगर फ्यूचर में मान लीजिए आपका कोई प्लानिंग है अच्छे से कंपटीशन एग्जाम को फेस करने का, तो उसके लिए तो थोड़ा मेहनत की जरूरत है। लेकिन सिर्फ 12th अगर आपको पढ़ना है तो आप मतलब 3 से 5 घंटा अगर आप पढ़ लें सेल्फ स्टडी तो इनफ है। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना है।
तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, जो बोर्ड पे लिखा है उसको समझाना भी है। तो शुरू करते हैं आज के क्लास का। क्योंकि पहला क्लास है तो एक बार भगवान को याद कर लिया जाए, फिर श्री गणेश करते हैं। नहीं तो एक छोटा सा एक लाइन का मंत्र है, उसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं साथ साथ। सबको याद होगा या सबको आता भी होगा। गायत्री मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है, ये आपको बहुत पावर देगा हर काम करने का। बहुत ही पावरफुल मंत्र है। अगर मने मन कभी भी बोल लिया करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। ये पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है अपने आसपास। तो हम लोग गायत्री मंत्र के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। याद है सबको? नहीं? ठीक है, आंख बंद करके एक बार गायत्री मंत्र हम लोग जपेंगे और क्लास शुरू करेंगे। ठीक, शुरू करें। आंख बंद कर लेंगे और शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का मतलब क्या होता है? देखो, इस मंत्र का शॉर्ट में मीनिंग ये होता है कि हे प्रभु, हे भगवान, चाहे कोई भी भगवान हो, आप हमें जो दुर्बुद्धि है, नहीं कहते हैं, जितनी भी बुराइयां हैं उससे दूर रखें और उससे दूर रखते हुए हमें सन्मार्ग की ओर आगे ले चलें। मतलब हमें सुबुद्धि दें, नहीं, ताकि हम अच्छे काम को कर सकें। इस मंत्र का बस यही मतलब है और कोई खास नहीं कि इसमें भगवान की प्रशंसा नहीं की गई है। मैक्सिमम जो मंत्र होते हैं उसमें भगवान की प्रशंसा की जाती है, उसे खुश करने के लिए, ताकि वो खुश हो और आप पे कृपा बरसाए। और इस मंत्र के माध्यम से भगवान को खुश करने की कोई बातें नहीं की गई है, बस भगवान से रिक्वेस्ट किया गया है कि आप हमें सुबुद्धि दें ताकि हम अच्छे काम को कर सकें। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। अगर घर में हो सके 2-3 बार इसे जपा करिए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। सर, सिलेबस इसके अंदर का भी बहुत सारा है, लेकिन हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी जितना लिखता है उसी को समझना काफी ज्यादा टफ होता है, तो उसी को कोशिश करेंगे कि हम एनसीईआरटी के सिलेबस को ही लेके, एनसीईआरटी को सिलेबस, जो भी एनसीईआरटी का सिलेबस है उसे ही हम लोग फॉलो करेंगे और उसी के टॉपिक वाइज करेंगे। और अगर आपको घर में बुक पढ़ने में अच्छा लगता है तो कम से कम एनसीईआरटी जरूर पढ़ लिया करिएगा। 10 लाइन 20 लाइन जो भी, 1 पेज 2 पेज, उसको पढ़ लिया करिएगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ना उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे दिए रहते हैं। तो उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका सिलेबस है। इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर जो चैप्टर आएगा उस चैप्टर को डिटेल्स में हम लोग वहां पे डिस्कस करते चलेंगे उसके अंदर क्या चीजें हैं। सिलेबस दिखने में आपको बहुत छोटा लग रहा है कि सर 15 चैप्टर ही है। बिल्कुल जानबूझ के हमने आपको छोटा करके सिलेबस लिखा है 15 चैप्टर के फॉर्म में, क्योंकि अगर सिलेबस लिखने चले तो 3 दिन तक सिलेबस ही लिखाएगा, सिर्फ इतना ज्यादा सिलेबस है। लेकिन इसको हम लोग हिसाब से करेंगे और उम्मीद है कि अक्टूबर एंड या नवंबर तक हम लोग सिलेबस कवर करेंगे और उसके बाद 2 महीने का आपको फ्री रिवीजन कोर्स कराया जाएगा। 2 महीने का फ्री में, ठीक है, उसका कोई चार्ज नहीं होगा। अलग दूसरे बच्चों के लिए, जो बाहर के बच्चे होंगे उनके लिए चार्ज होगा, लेकिन आपके लिए कोई चार्ज नहीं होगा। फ्री कोर्स होगा 2 महीने का, और 1 महीना कम से कम हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। वो भी हम आपको खुद जो करना है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने तरीके से 1 महीने आपको प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि रिजल्ट जो हम सोच रहे हैं वो अचीव कर पाए, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए फिजिक्स से कम से कम। सब इसमें है क्या कि मेनली 5 यूनिट्स हैं हमारे सिलेबस में। फिजिक्स 12th में 5 यूनिट हैं। 5 यूनिट में सबसे पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसके बाद फिर ऑप्टिक्स हो जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स हो जाएगा और कुछ डिवाइसेस वगैरह होंगे। इन 5 यूनिट्स में पूरे फिजिक्स को समेटा गया है क्लास 12th में। देखो, अगर हम बात करें पूरे फिजिक्स की, तो पूरे फिजिक्स में अगर आप देखो तो पढ़ते क्या है, हमारे आसपास जितनी भी फिनोमेनाएं हो रही होती है उसी के बारे में स्टडी करते हैं। वो किस लॉ पे काम कर रहा होता है। तो मेनली जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होते हैं सर, वो 2 चीजें होती है, एक मैटर और एक एनर्जी। नहीं, मैटर और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल होता है कि मैटर को आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आज तक आपने देखा है, आज तक आपने लकड़ी जलाई, आग निकला, एनर्जी निकली। मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए आपने देखा है। क्या कभी एनर्जी को मैटर में कन्वर्ट करते हुए देखा आपने?
नहीं देखा है, लेकिन इस क्लास में आप देखेंगे। क्लास 12th में आपको ये चीजें दिख जाएंगी कि कैसे कोई एनर्जी मैटर बनता है, जो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में करेंगे, डबल नेचर ऑफ मैटर एंड एनर्जी या रेडिएशन, उसमें सीखेंगे। तो मैटर और एनर्जी एक तरह की चीजें होती है। दूसरा कि मेनली आप अपने आसपास कुछ भी देखो वो मैटर ही है, और मैटर की ही प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ रहे होते हैं, चाहे वो उसके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हो या मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हो। दो वर्ड बार बार यूज होगा, एक होगा माइक्रो MICRO और एक होगा मैक्रो MACRO। माइक्रो मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा, बहुत छोटी प्रॉपर्टी, अंदर की, न्यूक्लियस के अंदर वाली प्रॉपर्टी, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। तो चाहे मैटर की नहीं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी हो, जैसे मैटर का मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, एक गेंद फेंके आपका कपार फूट गया, नहीं मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है जो आप पे वो एग्जर्ट कर पाई है। दूसरा उसके अंदर का मैकेनिज्म, तो यही सब तो पढ़ रहे होते हैं। ओवरऑल आपको मैटर के बारे में स्टडी करनी है। नहीं, मैटर के पास ना दो स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं मात्र, जिसको कहते हैं उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी, मतलब जो मैटर बनता है, मैटर का कंपोजिशन क्या है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि मैटर का कंपोजिशन क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, या उसका कंपोजिशन क्या है, ओरिजिनल चीजें जो कि सिलेबस में भी है आपका। तो दो चीजें मेनली मैटर के पास होती है, एक मैटर की खुद का मास, मैटर के पास मास है, अगर मास नहीं तो मैटर नहीं है। नहीं, मैटर अगर मैटर का अस्तित्व उसके मास से देखा जाता है, और दूसरी प्रॉपर्टी उसमें शो करती है मैटर, चार्ज वाली, चार्ज, दो प्रॉपर्टी होती है। तो इन्हीं दोनों चीजों के बारे में हम लोगों को ओवरऑल फिजिक्स में पढ़ना होता है। अगर ये दोनों चीजों के बारे में आप सीख गए तो फिजिक्स आपको आ गया, मतलब अब आप तैयार है नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए, नई आइडिया ढूंढने के लिए और नए आइडिया पे सोचने के लिए। लेकिन बेसिक इन दोनों चीजों के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जो कि 11th-12th में आपको पढ़ाया जाता है। 11th-12th के बाद ही बच्चा कहीं साइंटिस्ट वाले लेवल में जाना चाहता है या कहीं और जाता है, क्योंकि 11th-12th आपको वो बेस बना देता है ताकि आपकी थिंकिंग कैपेसिटी उतनी हो जाए कि आप आसपास जो हो रहे फिनोमेना हैं उसको समझ पाए। तो क्लास 11th में हमने मैटर के मास वाली प्रॉपर्टी को कंप्लीट रूप से पढ़ा। मैटर के पास जो मास वाली प्रॉपर्टी होती है वो क्लास 11th में हम लोग पूरा पढ़ते हैं, और क्लास 12th में जो मैटर की दूसरी प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम चार्ज है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। एक मैटर पढ़ना है तो मैटर की दो प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी, एक मास जो कि आपको क्लास 11th में पढ़ा दिया गया, और एक चार्ज जो कि आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा। क्लास 12th में जितनी भी टॉपिक्स होंगे सब चार्ज से रिलेटेड है, चाहे इवन लाइट की बात कर लें, ऑप्टिक्स की बात कर लें, मैग्नेटिज्म की बात कर लें, या आपको EM वेव की बात कर लें, ये कंप्लीट चार्ज से रिलेटेड टॉपिक है सारे के सारे। और हम आपको ये दिखा देंगे कि कैसे पूरा टॉपिक आपका चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज के फ्लो होने से या चार्ज के परसिस्ट कर जाने से। ठीक है, तो ओवरऑल क्लास 12th का सिलेबस का मेन मुद्दा है चार्ज। अब चार्ज के बेसिस पे ही इस टॉपिक को अरेंज किया गया है कि चार्ज कैसे कैसे बिहेव करता है। जैसे अगर मान लो चार्ज चुपचाप बैठा हुआ है, तब जो प्रॉपर्टी शो करेगा, तब कैसा बिहेव करेगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब चार्ज रेस्ट में होगा, इसे कहा जाता है इट इज द साइंस ऑफ चार्ज एट रेस्ट, मतलब चार्ज का साइंस कब, जब चार्ज रेस्ट में होगा। तो भाई चार्ज रेस्ट में होगा, कुछ तो जरूर कर रहा होगा, कुछ प्रॉपर्टी शो करती है, कुछ यूनिक प्रॉपर्टी शो करती है, कुछ अलग सा बिहेव करता है जब चार्ज रेस्ट में होता है। तो जब चार्ज रेस्ट में होगा तो जो भी बिहेवियर्स उसके होंगे वो सब हम लोग किस में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये आपका यूनिट है, इसमें हम लोगों को के सिलेबस को ना एनसीईआरटी ने 2 चैप्टर बना रखे हैं। हालांकि इसमें बहुत ही बड़ा बड़ा टॉपिक है इसके अंदर, लेकिन इसको उन्होंने 2 चैप्टर का नाम दिया। एक पहला चैप्टर दिया है उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर, इंसुलेटर, चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज का बिहेवियर, चार्ज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ये करेंगे। और जब चार्ज रेस्ट में होता है तो कैसे बिहेव करता है, मतलब वो अपने आसपास फील्ड क्रिएट करता है, तो उस फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कौन चार्ज का कैसा सिस्टम
किस तरह का अपने आसपास फील्ड बनाएगा, अपना इफेक्ट कहां तक किस तरह से नहीं वो इफेक्ट शो करता है। पहले चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस की बात करें तो चार्ज जो रेस्ट में होगा वो एक दूसरी बिहेवियर शो करती है, उसकी दूसरी बिहेवियर को उन्होंने दूसरे चैप्टर में डाल दिया गया है जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, और इससे रिलेटेड, इस पोटेंशियल से रिलेटेड आपको फिर एक अलग डिवाइस टाइप के पढ़ने पड़ेंगे जिसको हम लोग कहते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है, कंडेंसर कहते हैं, फैन वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में यूज किया जाता है। तो कैसे कैपेसिटर एक्ट करता है, कैपेसिटर के अंदर का मैकेनिज्म क्या है, वो भी हम लोग सीखेंगे इसी चैप्टर में। रिलेटेड है चार्ज के फ्लो से ही, या चार्ज के बनने या नहीं बनने से ही रिलेटेड है। अगला टॉपिक है आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये तो बात होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जब चार्ज रेस्ट में होगा। जब चार्ज मोशन में होगा तो फिर अलग बिहेवियर शो करेगा। और मोशन दो प्रकार के होते हैं, ये आपको पहले से पता है। एक मोशन यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और एक मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं? नॉन, हाँ, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन अनइक्वल इंटरवल टाइम। मतलब टाइम और डिस्टेंस में से, दोनों में से कोई भी अगर अनइक्वल होगा तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा, जिसको हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। क्योंकि इसमें जैसे इस मोशन में वेलोसिटी में चेंज आती है, वेलोसिटी बदलेगी। अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर ट्रेवल किया जाएगा तो चेंज इन वेलोसिटी होगी, और जब वेलोसिटी में चेंज होगी सर एक्सेलरेशन बनेगी। इसीलिए इस मोशन को हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। मतलब आप ये समझ लीजिए कि चार्ज एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है, तब जैसा बिहेव करेगा वो हम लोग पढ़ते हैं इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें चार्ज के यूनिफॉर्म मोशन को स्टडी किया जाएगा और उसी का ये इफेक्ट होगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, नहीं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसको कहते हैं हम। मूविंग चार्जेस, चार्ज के मोशन की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट होती है, पता है आपको, क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। इसे हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैटर और मैग्नेटिज्म में क्या संबंध है, इसमें मेनली हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में, कि अर्थ हमारा एक मैग्नेट है, वो किस तरह से मैग्नेटाइज हुआ है, वो किस तरह से मैग्नेट जैसा बिहेव करता है और उसके कारण क्या है। और अगर अर्थ मैग्नेट है तो उसके पास मैग्नेट जैसी प्रॉपर्टी है, और कौन सी स्पेशल फीचर्स अर्थ कंटेन करती है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। उसके बाद इसी का चार्ज के मोशन के इफेक्ट ही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स प्रोसेस होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी से, चार्ज से मैग्नेटिज्म को क्रिएट किया जाता है, और इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके करंट को इंड्यूस करते हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन फ्रॉम मैग्नेटिज्म से, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म भी कह सकते हो। ठीक। देन अल्टरनेटिंग करंट। आपको पता है कि करंट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक अल्टरनेटिंग। नहीं, तो हम लोग यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, जिसका डायरेक्शन हर बदलते रहता है, चेंज होते रहता है, जो ज्यादा पावरफुल होता है। डीसी करंट थोड़ा बहुत इसी में डिस्कस हो जाएगा आपको। उसके बाद ये जो फीचर्स है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये चार्ज के एक्सेलरेटेड प्रॉपर्टी वाली है। जब चार्ज एक्सेलरेशन शो कर रहा होगा तो हम लोग उसके बिहेवियर्स, वो कैसे शो कर रहे होंगे, वो कैसा बिहेव कर रहा होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे ईएम वेव में। अगर हम मार्क्स की बात करें तो देखो ये थोड़ा फ्लक्चुएट करता रहता है, अप्रॉक्स की बात कर रहे हैं कि इनमें से आपको 15 से 16, 17, कभी 15, 16, 17, 18 ऐसे मार्क्स पूछे गए हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पूरा ये टॉपिक जो है 3-4 टॉपिक, इसमें से 16-17 मार्क्स के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन 1 मार्क्स वाले, 2 मार्क्स वाले, 4 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले के फॉर्म में आते हैं पेपर। हम लोग बाद में पेपर एनालिसिस करेंगे, जब सिलेबस खत्म होगा फिर हम लोग पेपर एनालिसिस करेंगे, तो वहां पे और भी डिस्कस हो जाएगा किस टॉपिक से कब कब कैसा कैसा क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ईएम वेव से हर साल क्वेश्चन आता है 2-3 मार्क्स का, 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, और वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन, छोटा टॉपिक है
और सेलेक्टेड क्वेश्चन आता है। तो ईएम वेव आपका आसान सा टॉपिक हो गया। 3-4 क्लासेस होंगे इनके, जिनमें आपको 2-3 मार्क्स फ्री में मिल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स ये भी चार्ज की ही बिहेवियर है। देखो, चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन में होता है ना, वो एनर्जी रेडिएट करती है, रेडिएशन बनाती है, और वही रेडिएशन आपको ऑप्टिक्स लाइट के फॉर्म में दिखती है। मतलब आपको उसमें पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें आप अल्फा, बीटा, गामा रे, नहीं एक्स रेज, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन उनमें से दिखता कौन सा है, विजिबल वाला पार्ट, जो कि ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। और सब चीजों की प्रॉपर्टी को ईएम वेव में पढ़ लिया जाएगा, लेकिन अलग से विजिबल पार्ट जो ईएम वेव का होगा उसको हम लोग अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। 3, 4, 5 क्वेश्चन इससे आ जाता है। और इसमें 1 मार्क्स वाले भी आते हैं, 2 मार्क्स वाले भी आते हैं, 4 मार्क्स वाले भी आते हैं, और 5 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन आते ही हैं, फिक्स है, हर साल आता है। प्रीवियस क्वेश्चन देख लीजिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है और उतना ही आसान। आपके लिए नया टॉपिक होगा वेव ऑप्टिक्स। इससे भी 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। ठीक है, बहुत कुछ थ्योरी है यूनिक सी जो हम लोग वेव में पढ़ेंगे। देन आपका मॉडर्न फिजिक्स होगा, ये थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड होगा, जिसमें ये चीजें तो आप केमिस्ट्री में नहीं पढ़े होंगे। डबल नेचर, मैटर जो होता है और एनर्जी जो होती है वो डबल नेचर शो करता है, उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में। एटम्स, न्यूक्लियाई, ये आप लोग क्लास 11th के केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, क्योंकि ये फिजिक्स का ही हिस्सा है। मतलब ये मॉडर्न फिजिक्स आता है। मॉडर्न फिजिक्स हम लोग किसको कहते हैं? देखो, एक होता है क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल मतलब हुआ पुरानी टाइप के। पुरानी टाइप का मतलब होगा कि जो ओल्ड डिस्कवरी है। न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटन के टाइम की बात कर रहे हैं, तो न्यूटन के टाइम का जो भी फिजिक्स रहा है वो क्लासिकल पार्ट में चला जाता है। क्लासिकल मतलब हो गया, मतलब ओल्ड टाइप का, पुराने कंसेप्ट जो होते थे। मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है? मॉडर्न फिजिक्स में नए रिसेंट कंसेप्ट, मतलब 18th सेंचुरी के बाद। आपको पता है कि 19th सेंचुरी में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई है। 18, हाँ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हाल फिलहाल में हुई है। 1932 में आपका ये न्यूट्रॉन्स आया है। नहीं, तो ये सब रिसेंट में है, ये सब मॉडर्न फिजिक्स में आते हैं, जिसमें हम लोग एटम्स और न्यूक्लियाई पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपने एटम्स और न्यूक्लियाई पढ़ा भी होगा क्लास 11th में, भूल भी गए होंगे, इस बहाने से रिपीट भी हो जाएगा और एक बार कुछ अच्छा यूनिक आप इसमें अलग से सीख भी पाएंगे, जो हो सकता है क्लास 11th के केमिस्ट्री में ना हो। तो मॉडर्न फिजिक्स में ये आ जाता है आपका सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसके कुछ हिस्से बिहार बोर्ड में पूरा है और सीबीएसई से कुछ हिस्से इसके हटा दिए गए हैं, हम पूरा पढ़ाएंगे। ठीक है, ये जो सेमीकंडक्टर, क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चे और सीबीएसई दोनों के बच्चे होंगे, तो हम कंप्लीट आपको ये पढ़ाएंगे सेमीकंडक्टर में। हाँ, जिसमें दोनों चीजें हटा दी गई है सिलेबस को, उसको स्किप करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक ना काफी कंफ्यूजिंग रहा। हर साल कुछ ना कुछ इससे हटता ही है, कुछ जुड़ता ही है। इस बार देखो, पिछले साल देखो, सीबीएसई वाला ज्यादातर ऐसा करता है। और लास्ट है कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम में जैसे एंटीना हो गया, सैटेलाइट वगैरह हो गई, नहीं, एफएम, एएम, ये सब सारी चीजें, उसमें कैसे रेडियो वेव काम करता है, एम्पलीफायर कैसे काम करता है, ये सब सारी चीजें हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ेंगे, जो कि सीबीएसई का सिलेबस नहीं है। ठीक है, सीबीएसई ये इसे नहीं पूछती है। तो यहां तक सीबीएसई का सिलेबस, इसमें भी 50% सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस है, हटा दिया गया है सीबीएसई में। तो कंप्लीट मिला जुला के हम लोग ये पढ़ेंगे। मार्क्स इसका भी आता है, कम्युनिकेशन सिस्टम का ये हो गया। इससे आपको आ जाता है 5 या 6, 7 मार्क्स का क्वेश्चन, सिर्फ इससे। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लगभग 7 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट इससे आते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कुछ टॉपिक पे हमें को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये सब टॉपिक जो होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, इस पे आपको थोड़ा ज्यादा कंसस रहना पड़ेगा। कहा जाता है कि थोड़ा अजीब सा पढ़ने में होता है, कारण ये है कि इसमें चीजें आपको वो सब महसूस करने वाली होती हैं, तो थोड़ा फीलिंग की जरूरत पड़ेगी आपको इनमें, क्योंकि ये नया चीज है हमारे लिए, इसीलिए थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो ये चीजें स्टार्ट होगी। बहुत जगह ये चैप्टर शुरू यहां से नहीं किया जाता है, चैप्टर शुरू ऑप्टिक्स से किया जाता है, ताकि ये पुराना वाला रहता है, बच्चों को पढ़ा हुआ रहता है, तो जल्दी समझ में आती है। फिर भी हम रिस्क ले रहे हैं और शुरू से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाएंगे, और समझना ही है, नहीं समझना है तो झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो बोलना है नो सर, समझ में आए तभी यस बोलना है। नहीं तो सब लोग नहीं कहते हैं चिड़िया उड़
तो हाथी भी उड़ वाला बात नहीं, सब यस बोल रहे हैं तो इसलिए हम भी यस बोलेंगे नहीं। आपको नहीं समझ में आ रहा है 2 मिनट रुक जाइए, फिर से दोबारा पूछ लीजिए, ठीक है। डाउट लेके घर नहीं जाना है, डाउट यहीं क्लियर करना है, ठीक है। तो बातें बहुत हो गई, आते हैं कहानी पे। देखो क्लास ऐसे आज तक तो इंट्रोडक्शन ही रहेगा, तो इसमें इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें हम लोग सीख के जाते हैं आज कि देखो नेचर में हमें जैसे ये सब सारा जो टॉपिक्स आया वो कहां से आया, कुछ ऐसा तो हो रहा होगा नेचर में, तो हमें कुछ भी करने का इंस्पिरेशन, यानी चाहे वो नई डिस्कवरी हो, नई खोज हो, करने का इंस्पिरेशन कहां से मिलता है, नेचर में हो रही फिनोमेनाओं से। नहीं, अगर मान लीजिए आपका दिमाग अच्छा है, आप सोच सकते हैं, पहले जितने लोग फिलोसफर हुआ करते थे वो साइंटिस्ट होते थे। फिलोसफर मतलब चीजों को देखना, ऑब्जर्व करना, उसके बारे में सोचना। आपके न्यूटन साहब भी बहुत बड़े फिलोसफर हुआ करते हैं। नहीं, तो जितने भी साइंटिस्ट थे वो फिलोसफर हुआ करते थे। कारण यह था कि फिलोसफर उसको कहते थे जो कुछ फिलॉसफी पे बिलीव करता हो या उसकी अपनी कुछ फिलॉसफी हो। तो ऑब्जर्वेशन ये नेचर से ही आएगा, कुछ भी करने का इंस्पिरेशन आपको नेचर से ही मिलेगा। तो अगर हम बात करें चार्ज को लेके कि चार्ज की डिस्कवरी कैसे हुई, क्वेश्चन बनता है कि सर चार्ज तो पढ़ लेंगे लेकिन आखिर इसका बेसिक क्या है, ये कहां से लोगों के दिमाग में आया, इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है, कैसे ये ओरिजिन हुआ। नहीं, नेचर में मतलब हमारे मार्केट में चार्ज कैसे आया। तो नेचर में बहुत सारी ऐसी फिनोमेनाएं हो रही थी पहले, बहुत सारी ऐसी फिनोमेना, उस फिनोमेना में से कुछ पॉपुलर फिनोमेना डिस्कस कर लेते हैं। एक है आपका सेंट एल्मोज फायर। ये सेंट एल्मोज फायर क्या होता है कि आप एक बार जाके गूगल भी कर सकते हैं कि नाविक हो रहा, मतलब नाव वाले हो रहे होते, ये नाविक कहते सेलर, वो जा रहे थे नाव चलाते चलाते चलाते, तो उसके टॉप पे ना जैसे नुकीला ये पॉइंटेड शार्प नहीं मेटल रड लगा रहता है ढेर सारे। तो वेदर खराब हुआ, मौसम ठीक नहीं हुआ, नहीं बादल गरजने लगी, मतलब मौसम खराब हो गया। उस वजह से क्या हुआ कि स्टैटिक वो लाइटनिंग वाली फिनोमेना है। तो वहां से क्या हो रहा है कि उसके जो शार्प पॉइंट था उसके टॉप पे, नाव के टॉप पे, उस शार्प पॉइंट पे वो स्पार्क देखा, मतलब वो कैच करेगा ना, लाइटिंग आपको पता है कि वो शार्प पॉइंट उसको कैच कर लेता है वो इलेक्ट्रिसिटी को। और ये होता है कि उस मेटल में और एयर के मॉलिक्यूल्स में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है, जो स्पार्क के फॉर्म में जनरली आपको दिखता है। और ये बड़ा उनके लिए पहली बार था, नया था, ठीक है। ऑब्जर्व जो किया गया वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ये नाम है सेंट एल्मोज जो है ना, वो एक संत थे जो सेलर के ना गॉड हुआ करते थे, मानते हैं सेलर का गॉड। जैसे हुआ ना कि जैसे नहीं नदी वाला भगवान, नदी वाला भगवान होता है ना, वरुण, वरुण नदियों का भगवान होता है ना, इंद्र हुआ वर्षा का, सब चीज का होता है ना, पानी का वरुण ही होता है ना, अरुण वरुण सब है जो भी, तो वो उनका भगवान हुआ करता था। जैसे जब नदी में नाव चलाने जाता था तो प्रार्थना करता था, हे नाव माता, जो भी जो भगवान उसके होंगे, हाँ पानी माता या जो भी हो, कि कृपा कर बनाए रखना। तो उसी के नाम के बेसिस पे सेंट, ये हाँ सेंट एल्मोज, इस फायर, वैसे ये फायर नहीं था, स्पार्क है, उसके बेसिस पे रहा। ये एक नेचुरल फिनोमेना हो रही थी। उसके बाद देखा गया, आपने एक मूवी भी देखी होगी कि मछली से जैसे नाव फंस जाता है पानी के अंदर, अब क्या करे, कैसे चलाए, मतलब बैटरी खत्म हो गई, तो मछली को पकड़ता है और मछली के मुंह में वो किल, नहीं देखा है मूवी ये वाला आपने, ये देखा। तो इसको इलेक्ट्रिक रे कहा जाता है, ये इलेक्ट्रिक फिश होता है, ये जो अपने से ना वोल्टेज क्रिएट करता है, और ये सच्चाई है। इसका नाम है टॉर्पीडो फिश। ये काफी ज्यादा खतरनाक है, बच के रहिएगा। ये लगभग 8 से लेके 200 वोल्ट तक का पोटेंशियल क्रिएट कर देता है, करंट इमिट करता है 800 से लेके 200 वोल्ट तक, मतलब इतना करंट कि अगर ये एक बार आपको डंक मार देना, पैरालिसिस हो जाएगा। हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है, बचे हो तुम लोग। अगली सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है एम्बर। एम्बर नाम सुना होगा आपने, एम्बर। एम्बर क्या होता है, देखा आपने कभी? महंगा होता है, ज्वेलरी शॉप में आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे हो सकता है ना मिले आपको, लेकिन बहुत बड़ा ज्वेलरी शॉप में आपको एम्बर्स की ज्वेलरी बनती है।
और देखो ये कितना अच्छा चीज, मतलब सस्ता चीज होता है, सस्ता तो नहीं होता है, बनने में लंबा टाइम लगता है। इसीलिए गांव सब में ना कोई पेड़ वगैरह आपने देखा होगा, उस एक जिया समझता है, जिया का पेड़ होता है, जिया, जिया का पेड़, जिया, सोहजन, सोहजन, सोहजन देखा है ना आपने उसको, या उसके खल्ली वगैरह को तोड़ते होगे, या उसको उसके में क्या बोलते हैं इसको, इस हाँ तना को अगर छीलो ना, उससे गोंद निकले, लस्सा टाइप का चीज निकलेगा, है ना, वो लस्सा निकलता है, गोंद कह सकते, गोंद टाइप की, जेली टाइप की मटेरियल उसमें रिलीज हो रही होती है, और कुछ टाइम बाद वो हार्ड हो जाता है। उसको अगर निकाल के तुम रख लो तो देखोगे कि 10 दिन या 5 दिन बाद बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा। अगर मान लो उसको मिलियन ईयर तक छोड़ दे, 1000-2000 साल तक छोड़ दे, स्टोन से भी तगड़ा हो जाता है, वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरफुल होता है, दिखने में बहुत खूबसूरत, और उसके अंदर अगर मान लो मच्छर उच्छर फंस जाए ना तो देखने में और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है, उसके अंदर बहुत खूबसूरत। देखा कभी आपने एम्बर? कहाँ? गांव में? आप सर्च कर लेना, फोटो देखना उसका, देखने में बहुत, उसकी ज्वेलरी बनती है बहुत ही खूबसूरत सी एम्बर की। तो ये नेचुरल सब्सटेंस है, वो वही लस्सी से मिलता है उसके हार्डन हो जाने से। ऐसा नहीं कि सोजन का एम्बर बनता है, हम समझाए कि वो एम्बर एक स्पेशल टाइप के जेली होंगे जो स्पेशल प्लांट से निकलता होगा, और वैसा ही होता है, उसके हार्डन हो जाने से ये बनता है एम्बर आपका। एम्बर की घटना हम बात डिस्कस करेंगे। लाइटनिंग हो गया, लाइटनिंग ये फिनोमेना, ये सब सारी फिनोमेना हमारे आसपास हो रही थी, लेकिन किसी का ध्यान इस पे उतना ज्यादा नहीं गया। सबसे पहले आए थेल साहब, मैथमेटिशियन थे, थेल थ्योरम आपने पढ़ा है इसका? नहीं, ये बहुत ही अच्छे मैथमेटिशियन थे और फिलोसफर भी थे, साइंटिस्ट नहीं थे, फिलोसफर थे। तो ये इन्होंने एम्बर वाली घटना देखी। कैसे देखी तो भगवान जाने, लेकिन हो सकता है जैसे मान लो शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, अभी एक पार्टी में गया होगा, और पार्टी में जो महिलाएं होंगी वो ज्वेलरी सब पहनी होंगी, नहीं तो इसका हो सकता है कि मामा या भतीजा का बेटे का शादी था, उसमें महिलाएं सब आई थी, और उस वक्त एम्बर की ज्वेलरी वैसे भी महंगी होती है, तो महिलाएं सब ज्वेलरी पहन रखी होगी और सिल्क की साड़ी, नहीं तो ज्वेलरी और साड़ी के बीच ना फ्रिक्शन हो रहा होगा, ठीक है। तो वो आसपास जैसे होता है ना झूमर वगैरह पतला सब रहता है ना, चिमकिमिया वाला लाइट, ये लाइन वाला रहता है ना, प्लास्टिक का पतला सा एकदम लटका हुआ सा, नहीं मान लो उससे गुजरी होगी तो उसके ये क्या बोलते हैं नेकलेस में वो चिपक गया, हल्की हल्की चीजें सट गई सी, ये इसका ध्यान किसी पे नहीं गया, थेल्स का गया था, ये चिपकने वाली घटना पे गई थी थेल्स का ध्यान, उसके नेकलेस पे नहीं, कुछ और हुआ होगा मे बी। तो सबसे पहले थेल्स ने ऑब्जर्व करा कि अगर एम्बर को, ठीक है, सिल्क के साथ या वुलन क्लॉथ के साथ रब किया या हो गया रब, देखो कुछ चीजें ना एक्सपेरिमेंट एक्सीडेंटली होती है, और मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट एक्सीडेंटली होती है। हमारे सिलेबस में भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो कि एक्सीडेंटली हुई है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसके पीछे काफी मेहनत होते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिक बल्ब की घटना को लिख लीजिए, कहा जाता है ना कि ये हजारों बार एक्सपेरिमेंट की गई और लास्ट में जाके वो सक्सेस हुआ। खैर, तो ये एक्सीडेंटली मान लो ऐसा हुआ, तो इन्होंने ऑब्जर्व करा कि ये जो एम्बर है, एम्बर की ज्वेलरी या एम्बर, वो जब सिल्क के साथ रब करवा कर रब हो जाता है, रबिंग होता है उसके साथ, तो वो क्या होता है कि लाइट चीजें, हल्की हल्की चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। ऐसा क्यों? उसके मन में सवाल आया, ऐसा क्यों? और फिर वही बात, यहीं से ऑब्जर्वेशन, क्यूरियोसिटी स्टार्ट होने लगी लोगों की। तो सबसे पहले इन्होंने ऑब्जर्व किया था थेल्स ने। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, हम मेन साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबकी बात तो कर नहीं सकते। उसके बाद आए विलियम गिलबर्ट। विलियम गिलबर्ट ने थेल्स को कहा कि थेल्स बाबा, ये सिर्फ एम्बर के साथ नहीं हो रहा है, आप देखो भाई ये ग्लास को रब किए सिल्क के साथ, ग्लास भी अट्रैक्ट कर रहा है, उसके लिए एम्बर की ज्वेलरी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ग्लास ही रहने दीजिए, वुड हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, सब के साथ ऐसा हो रहा था। तो बाद में विलियम गिलबर्ट ने इसकी सिस्टमेटिक स्टडी करी कि किसके पास, इसकी सिस्टमेटिक स्टडी का एक इफेक्ट भी होगा जो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज के नाम से। उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस मटेरियल को किस मटेरियल के साथ रब करवाएंगे तो कौन सा मटेरियल कौन सा चार्ज होगा, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया लोगों को कि
अगर आप किसी भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करवाते हैं तो वो लाइट चीजों को, हल्की हल्की चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। एग्जाम्पल आपके पास कंघा वाला है, तब नहीं बाल से अगर रब करते हैं पेपर के पीस को वो अट्रैक्ट कर लेती है। गुड। और तो आखिर ऐसा क्यों होता होगा? तो उन्होंने बताया कि ये फ्लूइड थ्योरी है, मतलब उन्होंने एक थ्योरी दी जिसका नाम फ्लूइड थ्योरी रखा गया। उन्होंने कहा कि शायद हो सकता है या हो रहा है कि इस सबस्टांस से जब रबिंग करते हैं ना, इससे इनविजिबल मासलेस फ्लूइड का ट्रांसमिशन होता है। क्यों? क्योंकि जब इसको रब किया गया और नापा गया तो इसका मास में कोई चेंज नहीं था, जबकि बात गलत है। आपको पता है कि मास चेंज होगा, बात करेंगे हम लोग, इस पे सवाल भी आता है बोर्ड में। लेकिन इन्होंने कहा कि इससे एक इनविजिबल मासलेस फ्लूइड निकलती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। जिसके जैसे गोंद वाला घटना नहीं, गोंद चिपक क्यों जाता है बाबू? गोंद चिपक जाता है ना गोंद के साथ, तो ये उसी से रिलेटेड इन्होंने फ्लूइड का थ्योरी दी कि एक मासलेस इनविजिबल फ्लूइड निकलता है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है। ठीक है, तो फ्रैंकलिन ने ही इसी के बातों को सपोर्ट करते हुए कहा कि बाबू ये जो फ्लूइड होती है एक तरह की फ्लूइड होती है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाज रियली वन फ्लूइड, एक फ्लूइड है विच कुड बी प्रेजेंट इन एक्सेस और अब्सेंट फ्रॉम अ बॉडी, जो किसी बॉडी से निकलती है या किसी में आती है, जिसकी वजह से वो चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। ठीक है, वन फ्लूइड थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? फ्रैंकलिन ने। इससे ये समझ में आ गया कि कैसे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कंसेप्ट होता है। जैसे कोई एक बॉडी है सर, वो बॉडी अगर वो फ्लूइड को डोनेट करेगी, उससे अगर अब्सेंट होगा, उससे अगर फ्लूइड निकलेगी तो वो डिस्चार्ज हो रहा होगा, और किसी में अगर फ्लूइड आ रही होगी नहीं तो वो चार्ज हो रहा होगा। तो इस कंसेप्ट से इन्होंने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को एक्सप्लेन किया। हालांकि अभी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर बहुत ज्यादा चार्ज है तो वो पॉजिटिव हो गया, अगर किसी के पास टू मच फ्लूइड है, अगर वो फ्लूइड ज्यादा है उसके पास तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और अगर उसके पास फ्लूइड कम होंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ऐसा उन्होंने कहा फ्रैंकलिन ने। ठीक है, और फ्रैंकलिन ही पहले ऐसे इंसान हुए जिन्होंने चार्ज का नाम पॉजिटिव और नेगेटिव रखा। इससे पहले चार्ज का नाम कुछ और हुआ करता था, ये तो पॉजिटिव नेगेटिव बाद में आया है। इसके पीछे की कहानी क्या है वो अगले क्लास में डिस्कस होगी। अभी फ्रैंकलिन से पहले की बात है, चार्ल्स डुफे इस नाम के एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसी बात को फिर सपोर्ट करते हुए कहा कि किसी भी सबस्टांस को आप चार्ज कर सकते हैं, मतलब उसे इलेक्ट्रीफाइड किया जा सकता है बाय रबिंग। और इन्होंने टू फ्लूइड थ्योरी का कंसेप्ट दिया कि उन्होंने कहा कि फ्रैंकलिन साहब एक फ्लूइड नहीं होती है, दो फ्लूइड होती है। कौन सी वाली? एक फ्लूइड ये होता है, फ्लूइड होता है कि जब ग्लास रड को आप सिल्क के साथ रब करते हैं जो फ्लूइड का ट्रांसमिशन होता है, और एक फ्लूइड होगी दूसरी टाइप की जब एम्बर या एबोनाइट को आप कैट्स फर मतलब बिल्ली के फर से रब करेंगे तो जो फ्लूइड का सेक्रेशन होगा। तो दो फ्लूइड थ्योरी दी उन्होंने, और यहीं से पहली बार चार्ज का नाम नेमिंग स्टार्ट हुआ। जब ग्लास रड को सिल्क के साथ आप रब करेंगे तो ग्लास पे जो चार्ज, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, जब ग्लास को आप सिल्क के साथ रब करेंगे तब जो ग्लास पे चार्ज आएगा उसको कहा गया विट्रस इलेक्ट्रिसिटी। विट्रस वर्ड आया है ग्रीक विट्रम से, और विट्रम का मतलब होता है चमकीला सबस्टांस, मतलब ग्लास। बस इसीलिए इस इलेक्ट्रिसिटी का नाम विट्रस इलेक्ट्रिसिटी रखा गया। याद रहेगा, विट्रम मतलब होता है ग्लास, मतलब चमकदार चीज, चमक, उससे रिलेटेड है ये विट्रस। देन एम्बर को जब रब किया गया कैट फर से तो एम्बर पे जो चार्ज आया उसका नाम रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी रखा गया। कौन सा? रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी। रेजिनस क्यों? रेजिन्स मतलब होता है नेचुरल सबस्टांस जो कि प्लांट से ऑब्टेन होता है। बताइए एम्बर कहां से ऑब्टेन होता है? प्लांट से, इसीलिए इसका नाम रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी रखा गया। और बाद में इसी का नाम बदल के पॉजिटिव और नेगेटिव हुआ था। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। कैसे? फ्रैंकलिन का दबदबा था, मान लो उन्होंने कहा कि भाई दुनिया को तुम ही बोलो पॉजिटिव नेगेटिव में, अच्छा सुनने में विट्रस
और रेजिनस, इन दोनों में कौन अच्छा लग रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव अच्छा लग रहा है, तो लोगों ने ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव को प्रेफरेंस दिया, इसलिए मार्केट में पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए कि विट्रस और रेजिनस भी होता है। चार्ज के दो टाइप्स बने, दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी बनी, अभी भी चार्ज डिस्कवर नहीं हुआ था, ये चीजें चल रही थी प्रॉपरली कि क्या क्या हो रहा होता है। फिर बाद में स्टीफन ग्रे इन्होंने दिखाया, शो किया पहली बार कि जो चार्ज है ना, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इस इलेक्ट्रिसिटी को किसी एक जगह से दूसरी जगह तक आप ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हुआ था 865 फीट तक, इन्होंने चार्ज को ट्रांसमिट भी करवाया था फर्स्ट टाइम में। जैसे इसको रब किया नहीं और इसको वो ट्रांसमिट करवाया था 865 फीट तक। कौन? चार्ल्स ये स्टीफन ग्रे, जिसको फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन है, पूरा पार्टिसिपेशन तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। तो ओवरऑल इस तरह से ये चीजें समझ में आई कि रबिंग एक ऐसा टेक्निक है। अगर इस पूरी कहानी को देखें, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी कि रबिंग, फ्रिक्शन एक ऐसा टेक्निक है जिससे किसी दो बॉडी को जब आप रब करोगे तो बोथ बॉडी गेट्स इलेक्ट्रिफाइड। इलेक्ट्रिफाइड मींस बोथ बॉडी गेट्स चार्ज्ड। और ये शो कैसे हो रहा होता है कि ये लाइट चीजों को अट्रैक्ट करेगी। अगर आप दो चीजों को रब करोगे, दो बॉडी को डिसिमिलर टाइप का या कोई भी दो बॉडी, जैसे ग्लास रड हो गया, प्लास्टिक रड हो गया, दोनों को रब करोगे तो ये भी पेपर के पीस को अट्रैक्ट करेगा, ये भी पेपर के पीस को अट्रैक्ट करेगा, मतलब बोथ बॉडी गेट्स इलेक्ट्रिफाइड, दोनों इलेक्ट्रिफाइड हो गई है। मतलब दोनों के पास ये चिपकाने वाली प्रॉपर्टी आ गई है जिसका नाम उन्होंने चार्ज रखा था। ठीक है, ओवरऑल ये, और दो वैरायटी में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, एक बात तो दिख गई। और ये दो वैरायटी कहां से आई है? अलग अलग चीजों के साथ जब आप उसको रब करते हैं वहां से निकल के आई है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जब ग्लास के पास जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो विट्रस के नाम से जानी जाएगी, और एम्बर के पास, एम्बर या एबोनाइट, याद रखिएगा पूछा जाता है, रेजिनस इलेक्ट्रिसिटी होगी। ओवरऑल तो चार्ज की कहानी यही है। अब हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि चार्ज का नेमिंग कैसे रहा और कैसे चार्ज को हम लोग, जैसे ये बड़ी चार्ज है, कैसे पता करें कि ये हमने इसको रब किया, अच्छा अट्रैक्ट कर लेती है तो चार्ज है, लेकिन बिना और भी कोई दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन है इसको चेक करने के ये बड़ी चार्ज है। और इसी क्यूरियोसिटी ने इलेक्ट्रोस्कोप को जन्म दिया। इलेक्ट्रोस्कोप का काम होता है चार्ज को डिटेक्ट करना। नहीं, फिर हम लोग ये सीखेंगे कि सर टाइप्स ऑफ चार्ज, जैसे ये कौन सा चार्ज होगा, ये कौन सा चार्ज होगा, उसका नेमिंग क्या होगा, तो ये सब हम लोग अगले क्लास में कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल हम लोग अगले क्लास में, इसको नोट कर लीजिए।